क्या आप भी ये सोचकर हैरान होते हैं कि आपकी लाइफ में इतनी टेंशन्स क्यों हैं? आपकी छोटी छोटी बातें बड़ी मुश्किलों में क्यों बदल जाती हैं और आपको हमेशा गलत ही क्यों समझा जाता है? जिन बातों पर बाकी लोग ध्यान भी नहीं देते, वही बातें आपके लिए बहुत बड़ी हो जाती हैं। आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में आपकी तमाम कोशिशों के बाद भी प्रॉब्लम्स आती रहती हैं और आप उनसे बाहर ही नहीं निकल पाते हैं। अक्सर हम देखते हैं कि एक जैसे माहौल और हालात के बावजूद दो लोग अलग अलग तरह से आगे बढ़ते हैं। एक जैसा दुख किसी को तोड़ देता है तो कोई और मजबूत होकर उससे बाहर निकलता है। आखिर वो क्या चीज है जो इतना बड़ा डिफरेंस पैदा कर देती है? कहते हैं कि इंसान वैसा ही बन जाता है जैसी वो सोच रखता है, और ये सदियों से आजमाई हुई बात है। लेकिन एक बात और है जिसे सब नहीं जानते, वो ये है कि हमारी सोच ही हमारा आने वाला कल बनाती है। हम अगर चाहें तो सिर्फ अपनी सोच पर काम करके, अपने सोचने के तरीके को बदल करके बहुत कुछ बदल सकते हैं। ये सच है कि हम अपनी जिंदगी में आने वाली परेशानियों को और दुखों को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन क्या कोई तरीका है जिससे हम इन टफ सिचुएशंस में भी खुद को दुख से बचा सकें? आज की भागती दौड़ती जिंदगी में जहां हर पल कई तरह की टेंशन, स्ट्रेस और नेगेटिव इमोशंस हमें घेरे रहते हैं, क्या कोई ऐसा रास्ता है जो हमें खुशी और सुकून की तरफ ले जा सकता है? क्या कोई ऐसा मंत्र है जिसकी प्रैक्टिस करके हम स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन से दूर रह सकते हैं? डॉक्टर विनय एक साइकाइट्रिस्ट हैं। प्रोफेशनल होने के साथ साथ अपने पेशेंट्स के साथ एम्पैथी रखते हुए उनकी परेशानियों का हल निकालते हैं। डॉक्टर विनय हमारी सोच के उस पहलू से हमें मिलवाते हैं जिससे हम अब तक अनजान थे। कैसे हमारी सोच ही हमें मुश्किलों में डालती है और वही हमें बाहर भी निकाल सकती है। इस शो में डॉक्टर विनय की हेल्प से हम उन सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे जो हम सबको कभी ना कभी फेस करने ही पड़ते हैं, जिनका जवाब बहुत आसान होते हुए भी हमें नहीं मिल पाता है और हम सारी जिंदगी सफर करते रह जाते हैं। साथ ही डॉक्टर विनय से जानेंगे कि कैसे करियर रिलेटेड प्रॉब्लम्स, फेल हो जाने के फोबिया, एक एज के बाद अकेलेपन की तकलीफ, सुसाइडल थॉट्स, चिड़चिड़ेपन, आइडेंटिटी क्राइसिस और अपनी सेक्सुअल ओरिएंटेशन को एक्सेप्ट ना कर पाने जैसी कई सारी प्रॉब्लम से बाहर निकला जा सकता है। जिंदगी को खुलकर जिया जा सकता है। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। पहले वो जो अपने सपनों को जीने का बहाना बना लेते हैं, और दूसरे वो जो सपने पूरे ना होने के बहाने ढूंढते रहते हैं। डॉक्टर विनय शर्मा पहली तरह के लोगों में से हैं। कई साल पहले एक सपना देखा और उसे पूरा करने के लिए जान लगा दी थी। यह सपना था डॉक्टर बनने का और डॉक्टर बनकर साइकियाट्री में एक्सपर्टीज लेने का। इस सपने की शुरुआत एक ऐसे दर्द से हुई थी जिसने डॉक्टर विनय को पूरी तरह से बदल कर रख दिया था। उन्होंने अपनी लाइफ के सबसे इंपॉर्टेंट और अपने दिल के सबसे करीब इंसान को इसलिए खो दिया था क्योंकि कोई भी उसकी परेशानी, उसके स्ट्रेस और डिप्रेशन को समझ नहीं पाया था। डॉक्टर विनय तो तब बहुत छोटे थे, लेकिन फैमिली के बड़े भी इस बात को होने से नहीं रोक पाए थे, जिसे बस थोड़ा सा अलर्ट रहकर और जरूरी कदम उठाकर रोका जा सकता था, और जिसने पूरे परिवार को जिंदगी भर का दुख दे दिया था। जैसे जैसे उम्र बढ़ी, डॉक्टर विनय को यह बात समझ आने लगी कि हमारी सोसाइटी में तमाम अच्छी बातों के साथ कुछ बुराइयां भी हैं, कुछ ऐसे परसेप्शंस भी हैं जो हमें बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। इन्हें तोड़ा जाना बहुत जरूरी है। अगर किसी को हेल्थ रिलेटेड कोई भी इशू है, यहां तक कि मामूली जुकाम भी है, तो वो डॉक्टर के पास जाता है। कम से कम डॉक्टर न सही, केमिस्ट से ही ओवर द काउंटर दवा ले आता है। लेकिन अगर किसी को एंजाइटी है, डिप्रेशन है या कोई भी दूसरा मेंटल हेल्थ रिलेटेड इशू है, तो ना तो वो खुद इस बात को एक्सेप्ट करता है, न उसकी फैमिली ही उसे प्रोफेशनल हेल्प लेने की सलाह देती है। बस यही बात सोचकर उन्होंने इसी फील्ड को अपना करियर बनाने की ठान ली थी। वो चाहते थे कि उनसे जितना हो सकेगा उन लोगों की हेल्प करेंगे जो मेंटल हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। वो सपना अब पूरी तरह सच बनकर उनकी नजरों के सामने था, एक बोर्ड की शक्ल में जो उनके क्लिनिक के बाहर लगा था और जिस पर लिखा था डॉक्टर विनय शर्मा, MBBS MD साइकियाट्री। वैसे तो डॉक्टर विनय की पढ़ाई पूरी हुए 2 साल बीत चुके थे और इस दौरान उन्होंने शहर के सबसे बड़े हॉस्पिटल में बतौर साइकाइट्रिस्ट काम करके अच्छा एक्सपीरियंस भी ले लिया था। लेकिन दूसरों के साथ काम करने की अपनी लिमिटेशंस होती हैं। आपको उनके रूल्स फॉलो करने होते हैं। आप चाहकर भी किसी की आउट ऑफ द वे जाकर हेल्प नहीं कर पाते हैं।
अपना क्लिनिक होने से कम ये लिबर्टी तो रहती है कि अगर कोई जरूरतमंद पेशेंट है और पैसे की कमी की वजह से अपना ट्रीटमेंट नहीं करवा पा रहा है तो उसे थोड़ा रिलीफ दे दिया जाए। वैसे भी लोग बहुत मुश्किल से मेंटल हेल्थ के बारे में बात करने को तैयार होते हैं। आज भी हमारे यहां साइकाइट्रिस्ट को पागलों का डॉक्टर समझा जाता है। उनके पास जाना एक टैबू बना हुआ है। डॉक्टर विनय ने अभी कुछ ही महीने पहले अपना क्लिनिक शुरू किया है, लेकिन उनके सारे पुराने पेशेंट्स उस हॉस्पिटल से जहां वो काम करते थे वहां ना जाकर उनके पास ही आने लगे हैं। थोड़ा बहुत एडवर्टीजमेंट और बहुत सारे अच्छे वर्ड ऑफ माउथ से नया होते हुए भी उनका क्लिनिक अच्छा चलने लगा है। इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन है डॉक्टर विनय का अपने पेशेंट्स को डील करने का तरीका। वो नॉलेज में तो बहुत अच्छे हैं ही, उनकी अप्रोच भी बहुत अच्छी है। पेशेंट को पूरा टाइम देना, उसकी हर छोटी डिटेल को समझना और हमेशा एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखते हुए उनका ट्रीटमेंट करना, ये कुछ ऐसी बातें हैं जो उन्हें बाकी डॉक्टर्स से अलग बनाती हैं। क्लिनिक में पहुंचते ही डॉक्टर विनय जैसे बाकी दुनिया से कट जाते हैं। आखिरी पेशेंट को देखने तक उन्हें बाहर की दुनिया का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रहता है। आज भी उनके कैबिन में पहुंचते ही उन्होंने अपना पर्सनल फोन एक साइड रखा और अपनी बेल बजाकर अपने स्टाफ से आज के पहले पेशेंट को अंदर भेजने को कहा। पेशेंट के अंदर आने तक डॉक्टर विनय अपने दिन भर की अपॉइंटमेंट्स की लिस्ट को देखने लगे। आज का दिन काफी बिजी रहने वाला है, उन्होंने मन में सोचा। इतने में उनके कैबिन का दरवाजा खुला और उन्होंने देखा कि एक लंबा पतला लड़का अंदर दाखिल हुआ है। उसने हल्के नीले रंग की टी शर्ट और ब्लैक जीन्स पहनी हुई थी। कैबिन के दरवाजे से चेयर तक पहुंचने में उसने जो 4 कदम बढ़ाए थे, उन्हीं में डॉक्टर विनय समझ गए थे कि वो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट नहीं है। उसे कंफर्टेबल फील करवाने के लिए डॉक्टर विनय ने एक बहुत अच्छी स्माइल देते हुए कहा, वेलकम माय यंग फ्रेंड, मैं डॉक्टर विनय हूं। और आप? जी मेरा नाम राहुल है, उस लड़के ने थोड़ी दबी हुई आवाज में कहा। डॉक्टर विनय ने उसी गर्मजोशी के साथ कहा, बैठो राहुल और पहले खुद को थोड़ा कंफर्टेबल करो, फिर बात शुरू करते हैं। राहुल बैठ गया तो डॉक्टर विनय ने उसे कुछ सेकंड्स दिए ताकि वो खुद को ठीक से एडजस्ट करे और फिर बात शुरू हो। डॉक्टर विनय को राहुल के माथे पर पड़ी शिकन से साफ अंदाजा हो रहा था कि वो बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड है। यही सब सोचते हुए उन्होंने राहुल से पूछा, हाँ जी राहुल, मैं आपकी क्या हेल्प कर सकता हूं? इस बात के जवाब में अपनी दबी आवाज से राहुल ने बस इतना कहा, मैं कुछ प्रॉब्लम्स फेस कर रहा हूं, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं उनका सल्यूशन कैसे निकालूं। डॉक्टर विनय बहुत अच्छी तरह से राहुल की झिझक को समझ गए। मेंटल हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स के बारे में बात करना अभी भी हमारी सोसाइटी में टैबू है और राहुल भी तो इसी सोसाइटी का पार्ट है, इसमें उसकी कोई गलती नहीं। इसीलिए डॉक्टर विनय ने राहुल को कंफर्टेबल करने के लिए पहला सवाल किया, अच्छा तो ये बताइए कि आप यहां तक कैसे आए? मेरा मतलब है कि हमारा कोई एडवर्टीजमेंट देखा है या किसी के सजेशन पर? राहुल को यह सवाल थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स लगा, इसीलिए उसने बिना देरी किए कहा, किसी ने नहीं, मैंने इंटरनेट पर आपको ढूंढा क्योंकि मुझे अपने घर और कॉलेज से बहुत दूर कोई साइकाइट्रिस्ट चाहिए था ताकि मेरी फैमिली या फ्रेंड्स में से कोई मुझे यहां आते देख न ले। राहुल ने जिस तरह से बात का जवाब दिया उससे डॉक्टर विनय ने अंदाजा लगाया कि लड़का बहुत ऑनेस्ट है, झूठ कम बोलता होगा। फिर उन्होंने राहुल से अगला सवाल किया, ओके सो राहुल बताइए आपको क्या प्रॉब्लम है जिसका सलूशन नहीं मिल पा रहा है और जिसके लिए आपने एक ऐसे साइकाइट्रिस्ट की मदद लेना वाजिब समझा जिसका क्लिनिक आपके घर वालों और दोस्तों की नजरों से बहुत दूर हो। खुलकर अपनी परेशानी बताइए। राहुल ने डॉक्टर विनय के सवाल का सिर्फ एक लाइन में आंसर दिया, जी मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता, सब चीजें, सब लोग, सब मुझे इरिटेट करते हैं, चाहे वो मेरे घर वाले हों, दोस्त हों, ये आपके क्लिनिक की टेबल हो या फिर बाहर लगे पेड़ पौधे जिन्हें देखकर दूसरे लोगों को शायद सुकून मिलता होगा, लेकिन मुझे सब कुछ इरिटेट करता है। ऐसा लगता है जैसे जला दूं ये सब कुछ और खत्म कर दूं ये पूरी दुनिया, इस पूरी दुनिया को या अपने आप को। राहुल के इस जवाब को सुनकर डॉक्टर विनय का अंदाजा बिल्कुल सही निकला
कि राहुल बहुत डिप्रेस्ड है, लेकिन वो डिप्रेशन की जिस स्टेज पर है वहां उसे प्यार और सही गाइडेंस के साथ प्रॉपर काउंसलिंग की बहुत सख्त जरूरत है। राहुल के इस जवाब को सुनकर डॉक्टर विनय को अपने भाई की याद आ गई थी, जिसके साथ भी यही इश्यूज थे। इसीलिए वो कैसे भी राहुल को उस रास्ते को लेने से रोकना चाहते थे जो उनके भाई ने लिया था। डॉक्टर विनय ने ये सब कुछ समझकर और राहुल से कुछ और डिटेल्स मांगने के बजाय उससे पूछा, राहुल, तुम्हारी इरिटेशन को और डिटेल में जानने के लिए तुम मुझे अपना डेली रूटीन बताओ, जिसमें सब कुछ हो। तुम कितने बजे उठते हो, कितने बजे सोते हो, बीच में क्या क्या करते हो, सब कुछ। ये सवाल सुनकर राहुल ने भी अपना जवाब देना शुरू किया। जी, मैं पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा हूं और पिछले 3 साल से गवर्नमेंट जॉब्स की प्रिपरेशन कर रहा हूं। मैं सुबह जल्दी उठता हूं, मगर पिछले कुछ मंथ से मेरा रूटीन कुछ थोड़ा गड़बड़ चल रहा है, इसीलिए मेरा सोना और जागना ऊपर नीचे होता रहता है। कई बार रात भर नींद नहीं आती तो मैं कॉलेज जाना स्किप कर देता हूँ। वैसे मैं सुबह 9 बजे कॉलेज जाता हूँ और फिर कॉलेज ख़त्म करके सीधा कोचिंग जाता हूँ। वहाँ से लौटने में शाम हो जाती है। थोड़ा रेस्ट करके और डिनर करके मैं रात को 11 बजे तक पढ़ता हूँ। मैं किसी तरह की सोशल गैदरिंग्स में या दोस्तों के साथ नहीं जाता हूँ। मुझे लगता है ये सब टाइम वेस्ट करना है, बस यही है। कभी घर के ज़रूरी काम से कहीं जाना हो तो वो थोड़ा अलग बात है। ये कहकर राहुल चुप हो गई। थोड़ी देर रुककर उसने कहा, हर रोज मेरा सिर्फ एक ही रूटीन है, सुबह उठना, पढ़ाई करना, मम्मी पापा का छोटा मोटा काम करना और रात 11 बजे सो जाना। मगर अब तो मुझे नींद भी नहीं आती। मैंने केमिस्ट से नींद में हेल्प करने वाली मेडिसिन मांगी तो उसने कहा कि बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के वो मुझे ऐसी कोई मेडिसिन नहीं दे सकता है, इसीलिए आपके पास आया हूं। डॉक्टर विनय ने राहुल की बातें सुनकर कहा, आप अपने गोल को पूरा करने के लिए इतना स्ट्रिक्ट रूटीन फॉलो कर रहे हैं, तो क्या आप ये रूटीन फॉलो नहीं करना चाहते या बात इसके अलावा भी कुछ और है? आप खुलकर अपनी बातों को रखिए। देखिए, आपकी ऑनेस्टी को देखकर मुझे अच्छा लगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप ये समझें कि मैं भी किसी फिजिशियन या किसी और स्पेशलिस्ट की तरह ही डॉक्टर हूं। साइकाइट्रिस्ट के पास आने में किसी को भी झिझकना नहीं चाहिए, डरना भी नहीं चाहिए कि कोई जज करेगा। आप भी मुझे अपनी परेशानी पूरी तरह खुल के बताइए, जैसे आप अपनी तबीयत खराब होने पर एक फिजिशियन को अपनी हर प्रॉब्लम समझाते हैं। डॉक्टर विनय को अपनी इस बात के बाद राहुल की आंखों में एक ट्रस्ट डेवलप होता दिखा। इतनी देर से जो लड़का अपने हाथों को बार बार एक दूसरे से उलझा के रखे हुए था, वो अब दोनों हाथों को अलग करके सीट पर थोड़ा रिलैक्स हो गया था और सीट को थोड़ा आगे खींचकर वो डॉक्टर विनय से अपनी परेशानी को और डिटेल में कहना शुरू करता है। राहुल ने बताया, मुझे कभी कभी बहुत लो फील होता है, पढ़ाई का स्ट्रेस भी बहुत रहता है, लेकिन पढ़ने में मन नहीं लगता है। ऐसा लगता है जिससे मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। इतना कहकर राहुल एकदम चुप हो गई। डॉक्टर विनय ने बहुत नर्म लहजे में कहा, देखो राहुल, मैं इस बात में बिलीव करता हूं कि अगर कोई मेरे पास अपनी प्रॉब्लम का सलूशन ढूंढने आता है तो उसे मुझ पर विश्वास होता है, इसीलिए आता है। लेकिन कई बार कुछ लोग खुलकर अपने बारे में नहीं बताना चाहते। ऐसा करने से उनका ही नुकसान होता है, क्योंकि ना तो उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट मिल पाता है और ना उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो पाती है। इसीलिए मैं बस आपसे यही एक्सपेक्ट करता हूं कि आप जो भी फील कर रहे हैं, जो भी बात आपको परेशान कर रही है, उसके बारे में खुलकर बात करें और एक डॉक्टर और पेशेंट के बीच की जो ट्रांसपेरेंसी और कॉन्फिडेंशियलिटी होती है, उस पर भरोसा रखें। डॉक्टर विनय की बात सुनकर राहुल थोड़ा और रिलैक्स हुआ। उसने अपने बारे में बताना शुरू किया। उसने बताया कि वो एक बहुत सिंपल मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है। उसके पापा एक गवर्नमेंट ऑफिस में क्लर्क थे और काफी पहले रिटायर हो चुके हैं। उनकी मां एक सीधी सादी हाउसवाइफ है। राहुल से बड़ा एक भाई है जो 2 साल पहले ही रेलवे में भर्ती हुआ है। उसकी जॉब तो सरकारी है, लेकिन सैलरी कुछ खास नहीं और उसकी पोस्टिंग भी बहुत दूर हुई है, इसीलिए वो सिर्फ अपना रहना खाना ही मैनेज कर पाता है। फैमिली की फाइनेंशियल हेल्प नहीं हो पाती है। राहुल ने बताया कि घर का सारा खर्च और उसकी कोचिंग, एग्जाम फी वगैरह का खर्च उसके पापा की पेंशन से चलता है और उनकी पेंशन भी कुछ खास नहीं आती है। राहुल के पेरेंट्स, खासकर उसके पापा, चाहते हैं कि वो सरकारी जॉब ही करे और जब से उसके भाई की सरकारी जॉब लगी है
तब से तो उन्हें पक्का यकीन हो गया है कि राहुल भी कोई ना कोई एग्जाम निकाल ही लेगा। इतना बताकर राहुल चुप हो गया। अब डॉक्टर विनय ने उससे पूछा, पापा को जो लगता है वो तो उनकी बात है राहुल, आप बताओ आप अपनी लाइफ से क्या चाहते हो? राहुल ने बहुत उदास आवाज में कहा, मेरे पापा ने हम दोनों भाइयों को पढ़ाने लिखाने के लिए बहुत स्ट्रगल की है, हमेशा अपनी हैसियत से ज्यादा हम पर खर्च किया ताकि हमें कभी कोई कमी महसूस ना हो। हमने उन्हें हमेशा अपना मन मारते हुए देखा है। हमारा फ्यूचर बनाने के लिए उन्होंने कभी अपनी जिंदगी को खुलकर जिया ही नहीं। मैं अपने पेरेंट्स को वो सारी खुशियां देना चाहता हूं जिन्हें वो डिजर्व करते हैं, और आजकल तो खुशियां पैसों से ही खरीदी जा सकती हैं। इसीलिए मैं भी चाहता हूं कि एक सिक्योर और रिस्पेक्टेड जॉब मिल जाए ताकि हमारी फैमिली के अच्छे दिन आए। मैं किसी प्रेशर की वजह से कंपेटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन नहीं कर रहा हूं, मैं खुद भी अपने लिए यही चाहता हूं। लेकिन राहुल एक बार फिर चुप हो गया। डॉक्टर विनय ने उसकी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, लेकिन क्या राहुल? इस बार राहुल की आवाज में उदासी से ज्यादा परेशानी झलक रही थी। उसने कहा, लेकिन 3 साल लगातार कोशिश करने के बाद भी जब सक्सेस नहीं मिल रही है तो मैं हिम्मत हारने लगा हूं। मैं हर वक्त बहुत ज्यादा टेंशन में रहता हूं। मुझे बात बात पर गुस्सा आता है, डिप्रेशन जैसा फील होता है, नींद नहीं आती है, पढ़ने में मन नहीं लगता है। कभी कभी तो लगता है कि मेरी जिंदगी बेकार जा रही है, यहां तक कि मरने को दिल चाहता है। लेकिन फिर पेरेंट्स का ख्याल आ जाता है तो मैं खुद को समझा लेता हूं। राहुल की ये बातें सुनकर डॉक्टर विनय समझ गए कि राहुल को एक्चुअली अपनी हार से डर लगता है। वो अपने फेलियर से डील नहीं कर पा रहा है, और जब तक वो अपने फेलियर को ओवरकम नहीं करेगा तब तक राहुल ऐसे ही फेल होता रहेगा और उसी लूप में फंसकर रह जाएगा। लेकिन ये सब कुछ राहुल को बताने के बजाय डॉक्टर विनय ने राहुल से दूसरा सवाल पूछा, अच्छा ये बताइए कि आपके दोस्त कितने हैं? राहुल ने सोचते हुए कहा, पढ़ाई की वजह से मैं बहुत सोशल नहीं हो पाता हूं। कॉलेज में जो दोस्त हैं उनका अपना लाइफस्टाइल है जो मुझसे अलग है, इस वजह से मैं उनके साथ एंजॉय नहीं कर पाता हूं। 1-2 अच्छे दोस्त हैं जो मुझे समझते हैं, लेकिन पिछले कुछ महीनों से मेरा उनसे भी बात करने को मन नहीं करता है। अच्छा, तो एक्सेप्ट पढ़ाई आप अपना एंटरटेनमेंट कैसे करते हैं? आई मीन आपकी पढ़ाई के अलावा हॉबी क्या क्या है जिन्हें करके आपको अच्छा लगता है और फ्रेश फील होता है? राहुल ने जवाब दिया, स्कूल टाइम में मुझे एक्टिंग का बहुत शौक था। मैं स्कूल के थिएटर ग्रुप में भी था और मैंने बहुत सारे प्लेज में भी पार्टिसिपेट किया था। लेकिन बड़ी क्लासेस में आते ही मेरे पेरेंट्स ने मुझे इस हॉबी के लिए डिस्करेज करना शुरू कर दिया। उन्हें लगता था कि ये सब सिर्फ टाइम वेस्ट करने वाली एक्टिविटीज हैं, इनसे कुछ नहीं मिलने वाला। पेरेंट्स के प्रेशर में आकर मैंने भी अपनी हॉबी छोड़ दी। राहुल जो भी बता रहा था डॉक्टर विनय उसे नोट कर रहे थे। राहुल के पास अब बताने को कुछ खास नहीं था, ये बात डॉक्टर विनय समझ चुके थे। इसीलिए उन्होंने राहुल से सवाल करना छोड़कर बात करना शुरू किया। राहुल, मैंने आपकी सब बातों को बहुत ध्यान से सुना है और जितना मुझे समझ आया वो ये है कि आप एक बहुत सिंसियर इंसान हैं, सेंसिटिव भी हैं। आपके लिए आपके पेरेंट्स और आपकी फैमिली बहुत मायने रखती है, ये अपने आप में एक बहुत अच्छी बात है। लेकिन आप एक बहुत जरूरी बात को नजरअंदाज कर रहे हैं। आपको खुद को नहीं पता कि आपकी असली प्रॉब्लम क्या है। डॉक्टर विनय की यह बात सुनकर राहुल थोड़ा शॉक्ड हुआ, लेकिन उसे लगा कि डॉक्टर को ही उसकी बात समझ नहीं आई, इसीलिए अब वो बहाने कर रहे हैं उससे पैसे ऐंठने के लिए। राहुल ने भी ये सब सोचते हुए डॉक्टर विनय से कहा, तो डॉक्टर साहब इसीलिए तो मैं आपके पास आया हूं, आप बताइए मुझे क्या हुआ है और दवाइयां दीजिए उसे सही करने के लिए। राहुल की यह बात सुनकर डॉक्टर विनय थोड़ा मुस्कुराए और उसे जवाब दिया, देखो राहुल, तुम जो इश्यूज फेस कर रहे हो उसका सलूशन तुम्हारे पास ही है। ये कहने में थोड़ा अटपटा लगेगा लेकिन यही सच है। तुमने मुझसे कहा कि तुम्हें इरिटेशन होती है जिस भी चीज को देखते हो, लेकिन ये इरिटेशन होती क्यों है इसका जवाब तुम्हें खुद ही ढूंढना पड़ेगा। इस जवाब को ढूंढने में मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूं, लेकिन जब तक तुम अपनी आंखों से खुद इस जवाब को नहीं देखोगे मेरी बातें तुम्हें फिजूल लगेंगी। राहुल को डॉक्टर विनय की यह बात कुछ ज्यादा खास समझ नहीं आई और उसने पूछा, बताइए फिर कैसे मैं अपनी इस प्रॉब्लम का सलूशन ढूंढ सकता हूं? डॉक्टर विनय ने राहुल की आंखों में देखा जो कि बिल्कुल डल थी, लेकिन अंदर से एक रोशनी उनकी कही बातों का जवाब ढूंढने के लिए उतावली हो रही थी। ये सब देखकर
डॉक्टर विनय को समझ आ गया था कि राहुल खुद अपने ट्रीटमेंट के लिए रेडी है, लेकिन वो कंफ्यूज्ड है कि क्या सही है और क्या गलत। इसीलिए ज्यादा देर किए बिना डॉक्टर साहब ने राहुल से कहा, इस सवाल का जवाब मैं तुम्हें एक कहानी के जरिए देना चाहूंगा, लेकिन वो कहानी मैं तुम्हें अगले वीक सुनाऊंगा, तुम्हारे अगले सेशन में। तो अब तुम्हारा टास्क है कि नेक्स्ट सेशन से पहले तुम मुझे खुद से ये ढूंढकर बताओगे कि तुम्हें हर चीज पे गुस्सा क्यों आता है, क्या क्या तुम्हें इरिटेट करता है और पढ़ाई पर फोकस नहीं करने देता। राहुल को डॉक्टर विनय का ये होमवर्क थोड़ा इंटरेस्टिंग तो लगा, लेकिन उससे साथ में ये भी लगा कि नेक्स्ट सेशन में फिर फीस लगेगी, जो उसके लिए अरेंज करनी थोड़ी मुश्किल होगी। डॉक्टर विनय ने राहुल की टेंशन समझ ली और कहा, मेरे क्लिनिक का एक रूल है, हम स्टूडेंट से पहले सेशन के बाद अगले 2 फॉलोअप सेशंस की फीस नहीं लेते हैं, इसीलिए तुम फीस की नहीं अपने जवाब की चिंता करो, जो कि मुझे अगले हफ्ते तक यानी नेक्स्ट फ्राइडे तक चाहिए। यह सुनकर राहुल मुस्कुराता हुआ कैबिन से बाहर आ गया। डॉक्टर विनय ने पहले सेशन में राहुल की कोई काउंसलिंग नहीं की, उन्होंने उसे सिर्फ बात की, उसके बारे में जाना और उसकी प्रॉब्लम्स को समझा। एक्चुअली यही सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी थेरेपिस्ट के लिए, अपने पेशेंट का ट्रस्ट, उसका भरोसा जीत, उसके बारे में उसी से सब कुछ निकलवाना, क्योंकि जितना वो खुलकर अपने बारे में, अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में बताएगा, उतना ही थेरेपिस्ट के लिए इजी होता जाएगा। एक और फैक्ट ये भी है कि हम सब कभी भी गहराई से अपने साथ हो रहे मेंटल और इमोशनल हेल्थ इश्यूज को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। बहुत सारी बातों को हम इसलिए भी इग्नोर करते जाते हैं क्योंकि इन्हें सोसाइटी में नॉर्मलाइज कर दिया गया है, जैसे कि टेंशन, एंजाइटी वगैरह वगैरह। लोग तो उन लोगों को गलत तक कहते हैं जिन्हें टेंशन नहीं होती, ये कहकर कि उसे तो किसी बात की टेंशन ही नहीं है, वो बिल्कुल भी जिंदगी को लेकर सीरियस नहीं है। इसीलिए डॉक्टर विनय चाहते हैं कि उनके पास आने वाला हर पेशेंट अपने इश्यूज को समझे और उन्हें एक्सेप्ट करे, क्योंकि बिना एक्सेप्टेंस के सॉल्यूशन नहीं मिल सकता। पूरा वीक राहुल ने बहुत अलर्ट होकर हर उस बात और काम की लिस्ट बनाई जिससे उसे इरिटेशन हो रही थी। उसने नोट किया कि वो जब भी पढ़ने बैठता था, घर में होने वाली जरा सी आवाज से भी उसका मन भटक जाता था, उसका कंसंट्रेशन टूट जाता था और फिर उसे हर उस इंसान पर गुस्सा आता था जिसकी वजह से ये शोर हुआ था। कई बार तो बाहर गली में खेल रहे बच्चों की आवाजें उसे चुभने लगती थी और वो किताब बंद करके बैठ जाता था। आज फ्राइडे था और राहुल ने डॉक्टर विनय के क्लिनिक में कॉल करके अपने लिए दोपहर 3 बजे की अपॉइंटमेंट फिक्स कर ली थी। पिछली बार जब राहुल डॉक्टर विनय के पास जा रहा था तब उसके मन में बहुत हेजिटेशन और डर था। इस बार उसे एक उम्मीद सी लग रही थी कि डॉक्टर विनय उसे कुछ न कुछ ऐसा जरूर बताएंगे जिससे उसे हेल्प मिलेगी। रिसेप्शनिस्ट ने राहुल को डॉक्टर विनय के कैबिन में जाने को कहा और वो डोर पर नॉक करके अंदर ही गया था कि डॉक्टर विनय ने बहुत अच्छी स्माइल के साथ उसे वेलकम किया। वेलकम राहुल, तुम्हें यहां देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। राहुल के लिए ये एक नया एक्सपीरियंस था। वैसे तो उसका पाला डॉक्टर से कम ही पड़ा था, लेकिन उसने यही देखा था कि डॉक्टर दिन भर इतने लोगों से मिलते हैं कि उन्हें शायद ही किसी पेशेंट को दोबारा देखने पर उसका नाम याद रहता हो, लेकिन डॉक्टर विनय को तो उसका नाम बहुत अच्छे से याद था। राहुल ने बहुत अच्छा महसूस किया और उसे अपने दोबारा आने के डिसीजन से खुशी हुई। राहुल के बैठते ही डॉक्टर विनय ने उसके हालचाल पूछे और फिर पूछा कि क्या वो अपना होमवर्क करके लाया है। जवाब में राहुल ने अपने बैग से एक छोटी सी डायरी निकाल ली और डॉक्टर विनय को वो पेज दिखाने लगा जिसमें उसने वो सब बातें नोट की थीं जो उसे परेशान करती हैं। डॉक्टर विनय ने ध्यान से वो लिस्ट पढ़ी और फिर कहा, वेरी गुड, मुझे खुशी है कि तुमने अपने होमवर्क को इतना सीरियसली लिया। अब जैसा कि मैंने लास्ट सेशन में प्रॉमिस किया था, पहले कहानी सुनते हैं और फिर बात करते हैं। तो कहानी यह है कि बहुत पहले किसी बौद्ध मठ में एक जवान लड़का आया और मठ के हेड से बोला कि उसे भी भिक्षु यानी मंक बनना है। हेड मंक ने खुशी खुशी उस लड़के को मठ में जगह दे दी और मंक बनने के सारे नियम कायदे जो कि बहुत स्ट्रिक्ट थे वो उसे समझा दिए। लड़का इन रूल्स को फॉलो करने के लिए मान गया और अगले दिन से उसके मंक बनने की ट्रेनिंग शुरू हो गई। उसके रूटीन में एक बहुत इंपॉर्टेंट काम था, रोज मेडिटेशन करना, जो उसे सिखाया गया और फिर उसे कहा गया कि वो रोज इसकी प्रैक्टिस करे और जो भी उसे महसूस हो वो जाकर हेड मंक को बताया करे। लड़का जो कि अब मंक बन चुका था रोज मेडिटेशन की प्रैक्टिस करता, लेकिन रोज कुछ ना कुछ उसे डिस्टर्ब कर देता और उसका ध्यान टूट जाता। कभी किसी इंसान की आवाज तो कभी किसी जानवर की आवाज उसका ध्यान भंग कर देती।
कभी तेज हवा उसे ध्यान से जगा देती तो कभी चिलचिलाती धूप उसे परेशान कर देती। जब भी उसका मेडिटेशन बीच में छूटता उसे बहुत गुस्सा आता और वो यही सब बातें जाकर हेड मंक को बता देता। एक दिन हेड मंक ने उससे पूछ ही लिया, ये बताओ तुम्हें गुस्सा किस बात पर आता है? इस पर उसने जवाब दिया कि अभी तो बताया कि मुझे हर चीज पर गुस्सा आता है जो मेरा मेडिटेशन ठीक से नहीं होने देती है, जैसे कि लोगों की आवाज, पंछियों का शोर, बादलों का गरजना वगैरह वगैरह। ठीक है, हेड मंक ने कहा, तुम ऐसा करो कि पास ही एक बहुत बड़ी नदी है, तुम उसमें जाकर मेडिटेशन करने की कोशिश करो, वहां कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगी। यंग मंक ने सुना तो बड़ा खुश हुआ कि चलो कोई तो शांत जगह मिली। अगले दिन वो नदी के पास गया तो वहां सचमुच शांति थी। कुछ नाव भी वहां खाली पड़ी थी, जिनमें से एक पर बैठकर वो नदी के बिल्कुल बीचों बीच चला गया, ये सोचकर कि नदी के बीच में तो उसे कोई क्या ही डिस्टर्ब कर पाएगा। अभी उसे ध्यान लगाए थोड़ा सा ही वक्त हुआ था कि उसके कान में पानी की छप छप जैसी आवाजें पड़ने लगी जो उसे डिस्टर्ब करने लगी। उसने आंखें खोली तो देखा कि एक नाव बिल्कुल उसी की नाव की तरफ बढ़ती चली आ रही थी। ये देखकर उसका पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया, मेरी तरफ मत आओ, वापस मुड़ जाओ, मेरी नाव से टकरा जाओगे। और जाने क्या क्या, लेकिन वो नाव थी कि बस उसकी ही तरफ बढ़ती चली आ रही थी। मंक चिल्लाता रहा और वो नाव सीधी उसकी नाव से आकर टकरा गई और रुक गई। मंक ने देखा कि ये नाव बिल्कुल खाली थी, शायद हवा के बहाव की वजह से किनारे को छोड़ दिया और उसकी तरफ आ गई। अब मंक को हेड मंक का पूछा हुआ सवाल याद आया कि तुम किससे गुस्सा होते हो? वो समझ गया कि अब तक उसका सारा गुस्सा उसकी खुद की क्रिएशन था। उस खाली नाव की वजह से वो बेवजह बाहरी चीजों पर चिल्लाता रहा, लेकिन गुस्सा उसके अंदर दबा था। इसमें बाहरी चीजों की कोई गलती नहीं थी। अब उसे एहसास हुआ कि उसका गुस्सा उसका रिएक्शन था जिसे वो हमेशा से कंट्रोल कर सकता था, लेकिन उसने हमेशा इसका उल्टा किया और गुस्से में रिएक्ट किया, दूसरों को दोष दिया। उस दिन से उसने अपने रिएक्शन को कंट्रोल करना सीखा और जल्द ही उसे मेडिटेशन करना भी आ गया। चाहे बाहर कितना भी शोर हो, उसका मन शांत रहने लगा। राहुल डॉक्टर विनय की कहानी में डूब गया था, लेकिन उसे अब भी समझ नहीं आया कि इस कहानी का वो करे क्या। डॉक्टर विनय उसकी इस उलझन को उसकी बॉडी लैंग्वेज से समझ चुके थे, इसीलिए उन्होंने फटाक से कहा, अब राहुल तुमने कहानी पूरी अच्छे से सुनी है ना? हाँ बिल्कुल डॉक्टर साहब, राहुल ने कहा। तो फिर इस कहानी से तुमने क्या सीखा? राहुल ने थोड़ा सोचते हुए जवाब दिया, यही कि हमारे गुस्से की वजह हम खुद हैं, कोई और नहीं। डॉक्टर विनय ने कहा, सिर्फ गुस्से की ही नहीं राहुल, सिर्फ गुस्से के लिए ही नहीं राहुल, हम अपने हर रिएक्शन के लिए खुद जिम्मेदार हैं। दो लोगों की लाइफ में एक जैसी सिचुएशन आ सकती है, लेकिन जरूरी नहीं कि दोनों का रिएक्शन सेम हो। हम अपनी लाइफ में क्या करेंगे, क्या बनेंगे, ये बहुत कुछ हमारे अपने रिएक्शंस पर डिपेंड करता है। तुम 3 साल से पूरी ईमानदारी से पढ़ाई कर रहे हो, लेकिन तुमको अभी तक सक्सेस नहीं मिली है। ये एक सिचुएशन है। अब तुम्हारे रिएक्शन पर डिपेंड करेगा कि आगे तुम्हारे साथ क्या होगा। अगर तुम इस फेलियर से परेशान होकर पढ़ना छोड़ दोगे या पूरे मन से नहीं पढ़ोगे तो तुम्हें सक्सेस नहीं मिलेगी। और वहीं अगर तुम इस फेलियर को अच्छे से एनालाइज करके अपनी कमजोरियों पर काम करते हुए मन लगाकर पढ़ते रहोगे तो जरूर सक्सेसफुल होगे। अब आते हैं तुम्हारे होमवर्क पर। डॉक्टर विनय ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें लगता है कि तुम जब भी अपने आप को शांत करने की कोशिश करते हो तब तुम्हारी फैमिली के या बाहर के लोग तुम्हें डिस्टर्ब कर देते हैं और तुम खुद को शांत नहीं रख पाते हो। लेकिन अगर ये बात सही होती तो तुम्हारे घर का हर मेंबर इतना ही अशांत और डिस्टर्ब रहता जितना तुम हो। इसका मतलब यह है कि अशांति और डिस्टर्बेंस तुम्हारे अंदर है, जिसे तुम बाहर की चीजों से जोड़कर खुद को एक बहाना दे रहे हो। थोड़ा रुककर डॉक्टर विनय ने कहा, देखो राहुल, हम जब भी कोई बड़ा काम करते हैं, अपने फ्यूचर के लिए कोई सपना देखते हैं, तब हमें यह बात हमेशा अपने दिमाग में रखनी चाहिए कि जरूरी नहीं कि हम अपनी पहली कोशिश में ही कामयाब हो जाएं। फेलियर भी हमारी जर्नी का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि हम उससे बहुत कुछ सीखते हैं, अपनी कमियों को पहचानते हैं। आपको भी अभी तक की अपनी फेलियर्स को एक्सेप्ट करना सीखना होगा। फेलियर से डरना नहीं, उसे एनालाइज करके आगे बढ़ना ही एक लौता रास्ता है जो हमें सक्सेस की तरफ लेकर जाता है। अगर अपनी हार से डर गए या हार के डर से मैदान छोड़कर भाग गए, तब दुनिया की कोई ताकत हमारी हेल्प नहीं कर सकती।
डॉक्टर विनय की बातों को सुनकर राहुल को काफी कुछ समझ में आने लगा था। अपनी परेशानी की वजह साफ होने लगी थी। उसे एहसास हो रहा था कि वो अभी तक अपनी फेलियर से डर रहा था और बाहर की सिचुएशंस का बहाना बनाकर अपनी पढ़ाई से भाग रहा था। अब डॉक्टर विनय ने कहा, मैं तुम्हें नेक्स्ट सेशन के लिए होमवर्क दे रहा हूं। तुम्हें अगले फ्राइडे तक अपनी लाइफ के गोल्स क्लियर करने हैं। तुम अपनी लाइफ से क्या चाहते हो और उसे अचीव करने के लिए तुम्हारी क्या प्लानिंग है, ये भी प्रॉपर प्लानिंग के साथ लिखना है। मुझे पूरा भरोसा है कि जैसे तुमने पिछले वीक का होमवर्क किया, तुम नेक्स्ट वीक का होमवर्क भी सिंसियरली करोगे। राहुल ने स्माइल के साथ कहा, जी जरूर, मैं अपना होमवर्क करके आपसे अगले फ्राइडे को मिलता हूं। डॉक्टर विनय के साथ राहुल के 2 सेशंस हो चुके हैं, जिनमें उसे बहुत कुछ समझ आया है, अपने बारे में और अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में भी। राहुल ने डॉक्टर विनय की कही हर बात पर बार बार गौर किया और उसे यही समझ आया कि उसकी ज्यादातर प्रॉब्लम्स का सलूशन उसी के हाथ में है। उसे खुद को शांत रखना सीखना होगा, फेल हो जाने के डर को ओवरकम करना पड़ेगा और उसे अपनी लाइफ में क्या करना है यह भी तय करना होगा, ताकि उसका मन 10 तरह के ऑप्शंस की तरफ ना भागे और वो अपने गोल पर फोकस्ड रह सके। आज फ्राइडे था और राहुल को क्लिनिक से सेशन का जो टाइम मिला था वो ठीक उसी समय पर क्लिनिक पहुंच गया था। उससे पहले किसी का सेशन चल रहा था, इसीलिए उसका नंबर आने में थोड़ा टाइम लग गया। लेकिन राहुल को बिल्कुल भी इरिटेशन नहीं हुई। वो आराम से बैठकर अपने एग्जाम से रिलेटेड नोट्स को रिवाइज करता रहा। अपना नाम पुकारे जाने पर वो अंदर गया और आज पहली बार उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी, जिसे डॉक्टर विनय ने पहली नजर में ही नोटिस कर लिया था। ये उनके लिए एक बहुत बड़ा रिवॉर्ड था। एक उदास चेहरे पर मुस्कान ला पाना वाकई बहुत बड़ी कामयाबी होती है। डॉक्टर विनय ने राहुल को वेलकम किया और उसे पूछा कि उसका पूरा हफ्ता कैसा बीता, उसने खुद पर क्या क्या काम किया, जिसके जवाब में राहुल ने उन्हें सब कुछ डिटेल में बताया। उसने बताया कि उसने अपने आप को शांत रखने की कोशिश की, अपने पिछले फेलियर्स को एनालाइज किया और फिर अपने गोल्स में कुछ चेंजेस किए। उसने पहले उन एग्जाम्स पर फोकस करने का फैसला किया जो उसके कोर सब्जेक्ट से रिलेटेड है, क्योंकि उसमें उसकी तैयारी बहुत अच्छी है। एक साथ बहुत सारी नावों की सवारी ना करके उसने एक एक करके आगे बढ़ने का फैसला लिया है। राहुल की सेल्फ कॉन्फिडेंस से भरी बातों ने डॉक्टर विनय का दिल खुश कर दिया। उन्होंने राहुल को अप्रिशिएट करते हुए कहा, अब मैं तुम्हें पिछले 2 सेशंस का कंक्लूजन बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। हम सब बचपन से यही सीखते हुए बड़े होते हैं कि हमारी लाइफ का कोई गोल होना चाहिए, हमें अपने पेरेंट्स के सपने पूरे करने चाहिए, फैमिली के प्रति हमारी जिम्मेदारियां हैं, वगैरह वगैरह। और मैं ये नहीं कहता कि ये सब बातें गलत हैं, लेकिन कोई हमें ये नहीं सिखाता कि हमें खुद से भी प्यार करना चाहिए। अपने लिए भी हम जिम्मेदार हैं, अपना ख्याल भी हमें रखना चाहिए, बल्कि सबसे पहले और सबसे ज्यादा ख्याल हमें अपना ही रखना चाहिए। अगर हम खुश होंगे तभी तो दूसरों को खुश रख पाएंगे, वरना जो खुद ही अंदर से खाली होगा वो दूसरों की जिंदगी में क्या भर पाएगा। डॉक्टर विनय ने थोड़ा रुककर राहुल से कहा, देखो राहुल, नींद ना आना या पढ़ाई में मन ना लगना सिर्फ सिम्टम्स हैं, असल बात कुछ और है। और एक अच्छा डॉक्टर वही होता है जो सिर्फ सिम्टम्स का इलाज ना करके बीमारी की जड़ को पकड़ता है और उसे वहां से ठीक करता है। हमारा काम घाव पर बैंडेज लगाना नहीं है, बल्कि घाव को ठीक करना है। तुमने अपने बारे में जो भी बताया उससे मुझे कुछ बातें समझ आई हैं जो तुम्हारी प्रॉब्लम्स की जड़ हैं। इन्हें समझना और इन पर काम करना ही तुम्हें मेंटली और फिजिकली हेल्दी बनाएगा। इसीलिए मैं जो भी कहूं उसे बहुत ध्यान से सुनना और समझना, ठीक है? डॉक्टर विनय ने राहुल से पूछा। जी ठीक है, राहुल ने कहा। डॉक्टर विनय ने कहा, तुमने अपने ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर ले रखा है। तुम्हें लगता है कि अपनी फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन इंप्रूव करने से लेकर अपनी खुद की लाइफ में कुछ बड़ा अचीव करने तक का सारा बीड़ा तुम्हें ही उठाना है, और इस प्रेशर की वजह से तुम स्ट्रेस में हो। तुम उस पर काम करो जो कि तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, यानी तुम्हारी स्टडीज। उन पर फोकस नहीं कर पा रहे हो, साथ ही तुम फेल होने के डर से भी उबर नहीं पा रहे हो। और ये तो एक प्रूवन फैक्ट है कि कोई भी काम अगर डर के साथ किया जाए तो उसके सक्सेसफुल होने के चांसेस कम ही रहते हैं। तुम्हें यह भी समझना है कि तुम सब कुछ नहीं कर सकते हो। खुद को थोड़ा रिलैक्स करो और अभी सिर्फ उसी के बारे में सोचो जो तुम कर सकते हो, यानी तुम्हारी पढ़ाई। इसके अलावा बाकी बातों के बारे में बहुत ज्यादा मत सोचा करो, क्योंकि ओवर थिंकिंग हमारी एनर्जी को निचोड़ देती है। एक्चुअली हमारे दुखों और परेशानियों की वजह हमारी अपनी सोच है। अब तुम कहोगे कि
ऐसा कैसे हो सकता है? अगर मेरी परेशानी की वजह बढ़ती हुई महंगाई है या मेरे सर का दर्द है, तो इसमें मेरी सोच का क्या रोल है? इस पर मैं यही कहूंगा कि बिल्कुल ये सिचुएशंस एकदम रियल है। तुमने इन्हें अपने दिमाग में क्रिएट नहीं किया है, लेकिन इनके प्रति तुम्हारा रिस्पॉन्स तो तुमने ही क्रिएट किया है कि नहीं? और यही वो चीज है जिससे आगे की सारी कहानी बदल जाती है। हम इंसानों ने सोचना सीखा क्योंकि ये हमारे सर्वाइवल के लिए जरूरी था। हमारे दिमाग का काम है हमें सेफ रखना, हमारे आसपास के और फ्यूचर में आने वाले थ्रेट्स को एनालाइज करना और उनके अगेंस्ट हमें अलर्ट करना। हमारा दिमाग ये काम बहुत अच्छे से करता है। जैसे कि घर से निकलते हुए मौसम खराब होता हुआ देख हमारा दिमाग अपने पुराने एक्सपीरियंसेस के बेसिस पर आज की सिचुएशन को एनालाइज करता है और हमें मैसेज देता है कि आज घर से बाहर निकलना सेफ नहीं रहेगा क्योंकि मौसम के और ज्यादा खराब होने के चांसेस हैं। लेकिन जब यही दिमाग इस सिंपल सी सिचुएशन पर ओवर थिंकिंग करने लगता है, मौसम को लेकर बेवजह के डर और एंजाइटी से भरने लगता है, तब यह हमारे लिए परेशानी की वजह बन जाता है। अगर तुम्हें अपनी जिंदगी खुशी और सुकून से भरी हुई चाहिए तो अपने दिमाग की कम सुनना शुरू करो, क्योंकि हमारा दिमाग तब डेवलप हुआ था जब हम जंगलों में जानवरों और कई तरह के अनदेखे डरों के बीच रहते थे। हर अगले कदम पर मौत मौजूद हो सकती थी, इसीलिए हमारा दिमाग हर वक्त अलर्ट रहता था और हमें डराता था ताकि हम भी अलर्ट रह सके और सर्वाइव कर सके। लेकिन आज ऐसा नहीं है, हम रिलेटिवली सेफर समय में हैं, इसीलिए हमें अपने दिमाग को इस तरह से ट्रेन करना सीखना होगा कि ये हमें सिर्फ सर्वाइव करना ना सिखाकर खुलकर जीना भी सिखा सके। हमेशा याद रखो कि विचार हमें बनाते हैं और थिंकिंग हमें खत्म कर देती है। जब हम कम सोचते हैं तब हम हर तरह की नेगेटिविटी से अलग रहते हैं। तुम्हारी बहुत सारी प्रॉब्लम्स की जड़ सिर्फ तुम्हारी थिंकिंग है। इससे दूर रहोगे तो सब ठीक हो जाएगा और ये धीरे धीरे प्रैक्टिस से ही आएगा। तो तुम्हें आज के बाद बहुत कम बातों को अपनी प्रायोरिटी लिस्ट में रखना है। दूसरा, तुम्हें अपनी थिंकिंग को कंट्रोल करना सीखना है। और तीसरा, अपनी लाइफ की किसी भी सिचुएशन में अपने रिस्पॉन्स को जितना हो सके उतना बैलेंस रखना है। करोगे ये सब? राहुल ने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जवाब दिया, जी मैं जरूर करूंगा। फिर उसने झिझकते हुए कहा, आप मेरे लिए नींद की गोली प्रिस्क्राइब करेंगे? नहीं, डॉक्टर विनय ने कहा, अगर तुम मेरी कही बातों को अपने ऊपर प्रैक्टिकली अप्लाई करोगे तो तुम्हें नींद की दवाई की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तुम्हें बहुत अच्छी नींद अपने आप आने लगेगी। और हां, जो भी मैंने तुम्हें इन सेशंस में बताया है उसे अप्लाई करने में कभी भी प्रॉब्लम आए तो तुम मुझे कॉल कर सकते हो या यहां भी आ सकते हो। और मैं स्टूडेंट से सिर्फ एक बार ही फीस लेता हूं, ये याद रखना, ठीक है? ये कहकर डॉक्टर विनय मुस्कुरा दिए। जवाब में राहुल भी मुस्कुरा दिया और फिर डॉक्टर विनय को थैंक्स कहकर जाने के लिए खड़ा हो गया। कैबिन से बाहर निकलते हुए उसके कदमों में कॉन्फिडेंस था।